हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, न्यू बैच के कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियोस बन रहे हैं ऑफ साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट। तो ऑलरेडी पहले के जो वीडियोस है हमारे जो व्हाइट बोर्ड के हैं उसमें हमने सारा सब्जेक्ट का सारा चैप्टर्स पढ़ा रखा है। तो सारे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, तो आप वो वीडियोस भी जरूर से देखिए जो हमारे व्हाइट बोर्ड के हैं। और जो न्यू वीडियोस जो अभी हम लोग डाल रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, वो भी आप जरूर से देखिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करके बताइए, ठीक है। तो जो सपना हमने देखा है कि यार हम सभी बच्चे तक पहुंच सके, हर बच्चा जो शायद कहीं ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा, वो जा नहीं पा रहा होगा ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, तो घर बैठे भी वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकता है हमारे वीडियोस देख के, JR ट्यूटोरियल्स के वीडियोस देख के, और बहुत अच्छा एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप जैसे लोग जो यहाँ पे हमारे वीडियोस देखते हो वो अपने सभी दोस्तों तक, रिलेटिव्स तक, और कोई भी जो आपके जान पहचान वाला है उनको भी शेयर करोगे वीडियोस, तभी जाके ये चीज़ें फैलेगी और लोगों का भला हो पाएगा। तो प्लीज़ शेयर करते रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो जैसा कि आप जानते हैं, 9th स्टैंडर्ड का जो हमारा मैथ्स 1 अलजेब्रा का उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी थी। ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर बन चुके हैं न्यू वाले बैच में। तो लेक्चर नंबर 6 तक अब आ गए हम लोग। अब देखो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो हम इसको थोड़े थोड़े लेक्चर्स में ला रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर्स के अंदर जो प्रैक्टिस सेट्स है वो भी बहुत लंबे लंबे हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं। 30-35 मिनट्स, 40-45 मिनट्स इज इनफ। क्योंकि यार एज ए स्टूडेंट मुझे भी ऐसा लगता है कि एक एक 1.5 घंटा लगातार आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका हेडेक होने लगता है। तो ये चीज़ हम भी सोचते हैं, दैट्स वाई हमारे वीडियो का जो लेंथ होता है वो छोटा होता है, ठीक है। अगर मैं 10th स्टैंडर्ड की तक की बात करूँ, भले 11th-12th स्टैंडर्ड जो हमारा JR कॉलेज चैनल पे आता है 11वीं और 12वीं, उस पर भले ही हम लोग थोड़े वीडियोस बड़े बनाते हैं, 1 घंटे के आसपास बनाते हैं, क्योंकि वो लोग का स्टैंडर्ड हाई है, तो थोड़ा वो लोग एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग थोड़े छोटे बच्चे हो तो उस हिसाब से हम लोग आपका ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम बात करने वाले हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज की। इक्वल रेशियोज क्या होता है, कैसे हम लोग पर्टिकुलर दिए हुए रेशियोज में हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वैल्यूज को निकाल सकते हैं, और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट 4.4 है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब अगेन ये जो प्रैक्टिस सेट 4.4 है ये भी काफी बड़ा है, तो हम इसको 2 टुकड़े में करेंगे। आज लेक्चर नंबर 6 में स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन ले लेंगे और जो बचे हुए 3-4 क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले लेक्चर नंबर 7 में ले लेंगे। तो आप लोग बस बने रहना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज होता क्या है, चलिए दिस इज द टॉपिक। अब थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल फंडा है इसका। क्या बोलता है कि व्हेनेवर, देखो ध्यान से इस चीज को समझना, व्हेनेवर A अपॉन बी का रेशियो अगर आपको दिया, यानी कोई भी नंबर का रेशियो दिया हो सकता है, लेट सपोज 3x अपॉन लेट सपोज 5, अगर आपको ऐसा नंबर दिया है, इज इक्वल टू C अपॉन डी, लेट सपोज कोई और नंबर हो सकता है 5y अपॉन 6, ऐसा कोई दो चीज दिया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है यानी 3x अपॉन 5 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, यानी 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y हो जाएगा, और अपॉन इन नीचे वाले दोनों का एडिशन, एंड ये किसके बराबर रहेगा, इज इक्वल टू दिस वैल्यू जो कि है 5y अपॉन 6 के बराबर रहेगा। तो ये हमारा रेशियो, यानी जैसा भी आपको कंडीशंस आए उसके हिसाब से आप बना सकते हो सकता है बहुत सारी चीज ऐसी दी होती है कि ऊपर का वैल्यू आपको दिया है और नीचे का नहीं दिया है, तो देख के पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। 3x प्लस 5y लिखा है, मतलब आपने ऊपर वाले दोनों को प्लस किया, तो नीचे भी आपको प्लस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चीजें आपको समझनी पड़ेगी उस थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज के क्वेश्चंस को देख के। तो याद रहेगा फॉर्मूला कि इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, गिवन a अपॉन बी अगर c अपॉन डी के बराबर है तो a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, ये इसके बीच में आ जाएगा। a अपॉन बी इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन डी, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दिस विल बी योर करेक्ट वैल्यू। समझ में आ गया? तो ये तो एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन था, सीधा आपको प्रैक्टिस सेट के ऊपर लेके चलता, और प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 4.4, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यहां पे आपको एक वैल्यू दिया हुआ है, देखो एक रेशियो दिया हुआ है, x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 5y अपॉन डैश, 3x प्लस 5y लिखा है, अपॉन डैश लिखा है, इज इक्वल टू 7x माइनस 9y अपॉन डैश, यानी दो यहां पे खाली जगह छोड़ा है, वहां पे कुछ तो वैल्यू आएगा। लेकिन वो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो माइंड में रखना है, और सबसे पहले ये जो चीज लिख रहा है दैट इज x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन 3, जो कि आपको देखने मिल रहा है, इसको ले लेना है। तो हम ले लेंगे, इसको मैं सॉल्व करूं तो हम ले लेंगे x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन 3, ये तो हम लोग को दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो अननोन चीजें हैं, तो सबसे पहले मैं इसको लेता हूं और सॉल्व करता हूं। तो ये इसको साथ में लिख दो, जो कि है 3x प्लस 5y अपॉन डैश, ठीक है।
तो 3x प्लस 5y अपॉन डैश हमने ले लिया। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो ये x अपॉन 7 है इज इक्वल टू y अपॉन 3। थियरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या बोलता है, ऊपर वाले दोनों को प्लस करना और नीचे में दोनों को प्लस करना। तो अगर मैं ऊपर वाले दोनों को प्लस करता हूं तो x प्लस वाई होगा, लेकिन यहां पे तो x के साथ 3 है और y के साथ 5 है, यानी ये तो पता चल गया कि x प्लस वाई तो हो रहा है, यानी अगर आप देखोगे तो ये x प्लस वाई तो हो रहा है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको अंदाजा मिल गया कि x के साथ उन्होंने क्या किया है, 3 को मल्टीप्लाई किया है और y के साथ इन्होंने 5 को मल्टीप्लाई किया है। तो सेम नीचे भी वही होगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जैसे ऊपर वाले प्लस हुए x प्लस वाई हुए, वैसे नीचे वाले भी दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 7 प्लस 3 तो होगा ही होगा। लेकिन जो पहला वाला नंबर है x, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ, यानी इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। वैसे दूसरे वाले नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 5 मल्टीप्लाई हुआ, यानी इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई होगा, 5। तो इससे आपको क्या मिल गया, एक रेशियो मिल गया, और इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपको 3x प्लस 5y और नीचे आपको मिल जाएगा 3 7 21 प्लस 5 3 15। समझा ये चीज। अब इसको हम लोग एग्जैक्ट सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर जो है निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं, थोड़ा सा इसको भी ऊपर ले लेंगे। समझा ये चीज। ओके, अब यहां पे देखो लास्ट स्टेप कुछ नहीं करना, बस आपको एक साथ लिख देना। तो आपको वैल्यू मिल गया है 3x प्लस 5y अपॉन 21 प्लस 15 कितना होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है अगर आप देखोगे तो ये होता है 3x प्लस 5y होल डिवाइडेड बाय 21 प्लस 15 कितना होता है 36। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, ये जो स्टेटमेंट था बस उसी को लिख दोगे। क्या लिख दोगे कि ये x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इज इक्वल टू ये जो था 3x प्लस 5y होल डिवाइडेड बाय ये जो खाली जगह था उसके जगह पे आप क्या लिखोगे 36। तो यहां पे आंसर क्या आ गया हमारा 36 एंड ये है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने x अपॉन 7 y अपॉन 3 और ये जो खाली जगह था उसमें वैल्यू निकाल दी, सिंपल। और यहां पे जो अप्लाई हमने किया है, ये जो चीज हमने किया ना, ये क्या है, इसको लिखो, दिस इज द थियरम ऑफ इक्वल रेशियो, थियरम ऑन इक्वल रेशियो, थियरम ऑन इक्वल। ठीक है, ये हमने फंडा यहां पे अप्लाई किया, तो यहां पे लिखना जरूरी है। सेम यहां पे सेकंड क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन यानी यही वाला, सॉरी ये वाला। तो यहां पे सेम चीज ले लेंगे जो कि है x अपॉन 7 इज इक्वल टू y अपॉन 3। ठीक है, ये दोनों ले लिया, लेकिन अब हम लोग ये तो सॉल्व कर दिया, अब इसकी बारी है। तो ये इक्वल टू क्या है, दिस वैल्यू जो कि है 7x माइनस 9y अपॉन डैश, ये चीज हम लोग ले रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे भी सेम चीज हो रहा है कि x और y जो है क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, x और y माइनस हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं, जो कि आप देख पा रहे हो ऊपर क्या है, एक मिनट थोड़ा इसका फॉन्ट साइज में छोटा कर लेता हूं, देखो ध्यान से। अगर आप देखोगे ये जो वैल्यू है जो कि है 7, सॉरी ये जो वैल्यू है इन दोनों को अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या हुआ है x माइनस वाई। तो मतलब मैंने क्या किया है, x को y से माइनस किया है, लेकिन x के साथ 7 मल्टीप्लाई किया और y के साथ 9 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार जैसे x माइनस वाई किया तो वैसे 7 माइनस 3 करूंगा, 7 माइनस 3 किया, लेकिन x के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया 7, तो इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। वैसे ही y के साथ क्या मल्टीप्लाई किया 9, तो इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7x माइनस 9y होल डिवाइडेड बाय 7 7 49 माइनस 63। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, अगर आप देखोगे तो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 7x माइनस 9y होल डिवाइडेड बाय 49 में से 63 माइनस होगा क्या, नहीं 63 में से 49 माइनस हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 14 माइनस 14 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लास्ट में आपसे एक स्टेटमेंट लिखना। ठीक है, लास्ट में आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, दैट इज x, एक सेकेंड, क्या लिखोगे x अपॉन 7 जो था इज इक्वल टू y अपॉन 3 जो था इज इक्वल टू 7x माइनस 9y जो था होल डिवाइडेड बाय नीचे जो बॉक्स आएगा उसमें क्या आएगा माइनस 40। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे वो हमने आराम से सॉल्व करके दिखा दिया है। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ओ सॉरी, एक सेकेंड, देखो ये 14 नहीं आएगा, माफ करना, ये छोटी मिस्टेक्स हमसे अक्सर हो जाती है कैलकुलेशन की। सॉरी, 9 3 कितना होता है बच्चा, 9 3 27 होता है, और मैंने क्या लिख दिया है गलती से, एक सेकेंड, मैंने गलती से क्या लिख दिया है 63, 9 7 63 होता है, मैंने
मेरे दिमाग में ये चल रहा था। तो कभी कभी देखो हमारा माइंड भी जो होता है, कभी कभी हम दूसरे स्टेट में सोचते रहते हैं, बहुत सारी और भी चीजें होती है ना हमारी लाइफ में, पर्सनल चीजें में, कभी कभी माइंड दूसरी जगह भी होता है, हम पढ़ाते तो रहते हैं क्योंकि ये हमारा डेली काम है। ठीक है, तो माफ कर देना उस चीज के लिए। देखो 9 3 होता है 27, माफ करना बच्चा प्लीज, कर दोगे। 9 3 होता है 27। ठीक है, इसका व्हाइट कलर ले लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड रुक, व्हाइट कलर। हाँ, 9 3 होता है 27 और 49 में से 27 अगर आप माइनस करते हो तो आपको कितना मिलेगा? बताओ, 49 में से 27 माइनस कर दो तो 9 में से 7 गया 2 बचेगा और 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 22 आएगा। तो हमारा आंसर भी यहाँ पे क्या आएगा? आंसर भी यहाँ पे 22 ही आएगा। ठीक है, आंसर विल बी हियर 22, दिस विल बी आवर। समझ में आ गया? तो सॉरी फॉर द मिस कैलकुलेशन, 9 7 63 लिख दिया गलती से, 9 3 27। ठीक है, तो माफ कर देना उस चीज के लिए। बाकी ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मेथोडोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा कितना इजी है। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो यहाँ पे भी अप्लाई हुआ है, तो वो भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे अप्लाई हुआ है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ये लिखना जरूरी है बच्चा, नहीं तो मार्क्स हाफ कट सकता है, हाफ मार्क्स कभी कभी ना एग्जामिनर काट लेता है। तो ये कैसे आया? थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज की वजह से। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, ध्यान देना क्या बोल रहा है। a/3 is equal to b/4 is equal to c/27 is equal to a minus 2b plus 3c upon dash is equal to dash upon 6 minus 8 plus 14। कुछ नहीं करना, अगेन सेम चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अगर आप ध्यान दो क्या अप्लाई करना है, तो सबसे पहले जो तीन चीज है जो हमें दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, जो कि a/3 is equal to b/4 is equal to c/7। ये हमने ले लिया। अब पहला हम लोग लेंगे दिस वैल्यू जो कि है a minus 2b plus 3c upon dash, ये हम लोग को निकालना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमने इन तीनों से ऐसा क्या किया कि वो a minus 2b plus 3c बना। तो अगर आप देखो यहां पे ध्यान से, तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि सबसे पहले ये वैल्यू जो लिया a माइनस ये दूसरा वैल्यू जो लिया जो कि है b, उसके बाद c को उसके साथ प्लस किया। लेकिन ये जो पहला वाला था उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन जो दूसरा वाला था b उसको हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये 2b बना। वैसे c यहाँ पे जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये 3c बना। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और करीब लिख देता हूं। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, डिवाइड का साइन डालूंगा, मतलब अपॉन। उसके बाद नीचे में भी क्या हो जाएगा, जो पहला नंबर है उसके बाद माइनस होगा दूसरा नंबर, उसके बाद प्लस होगा तीसरा नंबर। समझ में आ रहा है? तीसरा नंबर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, तीसरा नंबर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो पहला नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन दूसरा नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई किया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। वैसे तीसरे नंबर के साथ 3 मल्टीप्लाई किया है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, दैट इज प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। समझा? अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा आंसर। तो ऊपर है a minus 2b plus 3c होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 4 8 होता है और 3 7 होता है 21। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर a minus 2b plus 3c एज इट इज, नीचे 3 minus 8 होता है -5 plus 21 होता है 21 minus 5 यानी 16 होता है। तो आ गया आंसर 16। अब बस इसको जो लिखा हुआ था उसको सेम फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, सेम फॉर्म क्या है हमारा, दैट इज a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 इज इक्वल टू a minus 2b plus 3c होल डिवाइडेड बाय, आंसर क्या आया, 16 आया। और यही हमारे लिए क्या था, आंसर था, मतलब बॉक्स जो था वो यही था। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चा, 16 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़े हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या हमें पूछा हुआ है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड मतलब इसी के अंदर का जो दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से, अगेन हम ले लेंगे ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा मेन क्वेश्चन, जो कि है a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। अब क्या लेंगे, इन तीनों को इक्वल, इसके साथ ये तो हो गया, अब इसके साथ लेंगे जो कि है डैश 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 होल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8 प्लस 14। ठीक है, अब यहां पे समझो कि क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि यहां पे किया क्या है। तो अगर आप नीचे देखोगे तो ये हर बार ऊपर दिया होता था, इस बार नीचे दिया है। तो हमने क्या किया है, 6 माइनस 8 प्लस 14। लेकिन ये जो नीचे रेशियोस है ये तो 3 4 और 7 दिया है, मतलब इसी के साथ कुछ तो बनाया होगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 3 है, क्योंकि इसी से सॉल्व होगा ना ये, तो 3 है 4 है और 7 है, तो इन्हीं से ये बनाना है। तो 6 कब आएगा, जब 3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं।
8 कब आएगा? जब 4 को मैं किसके साथ? 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में क्या है? माइनस है, तो माइनस का साइन आ गया। वैसे ही 14 कब आएगा? जब 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 2, और इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस है, तो प्लस का साइन आ गया। मतलब इन शॉर्ट पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस, फिर दूसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, बराबर, फिर प्लस, और फिर तीसरे नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो सेम अप्लाई होगा ऊपर वाले कंडीशन में भी, ऊपर वाले में भी सेम अप्लाई होगा। दैट इज नथिंग बट पहले वाला जो a है इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, फिर माइनस डालेंगे, फिर दूसरा वाला b है इसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस का सिंबल डालना है, और तीसरे वाले को भी सेम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, तो क्या आ जाएगा? दैट इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाय a 2a माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय b 2b प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय c 2c अपॉन 2 3 जा होता है 6 माइनस 8 प्लस 14। तो आप देख सकते हैं नीचे का तो सेम आ गया, लेकिन ये जो ऊपर का आया वो हमारा आंसर है। तो फाइनली हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं हमारा मेन आंसर, जो कि है देयरफॉर a अपॉन 3 इज इक्वल टू b अपॉन 4 इज इक्वल टू c अपॉन 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो ऊपर क्या आ जाएगा? दैट इज 2a माइनस 2b प्लस 2c होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 6 में से 8 गया, कितना बचेगा? -2, और 14 में से -2 गया, मतलब 12 बचेगा, तो ये 12 हो गया। एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों में 2 है, तो अंदर बचेगा a माइनस b प्लस c होल डिवाइडेड बाय 12। 2 1 जा 2 होता है, 2 6 जा 12 होता है, तो ये हो जाएगा a माइनस b प्लस c होल डिवाइडेड बाय 6। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या तो इतना लिखा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, जिसमें हमारा जो बॉक्स है उसमें आ जाएगा 12। समझा? उसके आगे का करना है स्टेप, तो ये भी आप कर सकते हो, बहुत इजी है। तो इस तरीके से ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो थियरम ऑन इक्वल रेशियोज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया? तो दिस इज योर आंसर। माफ करना, एक और चीज, हाँ, यहां पे मैंने बॉक्स इसमें बना दिया, बॉक्स ये है, ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। एक और चीज, ये हमने निकाला आंसर, हमारे लिए डैश क्या था? ऊपर वाला बॉक्स खाली था ना, बॉक्स ऊपर वाला है, बाकी नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, नीचे वाला जो है सेम टू सेम रहेगा, तो एज इट इज लिखो, जो कि है 6 माइनस 8 प्लस। समझा? ये हमारा मेन आंसर है, लेकिन अगर इसके आगे आपको जैसे सिंप्लीफाई करने पूछता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मेन आंसर हमारा क्या है? यहां तक है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? 5m माइनस n इज इक्वल टू 3m प्लस 4n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पे एक चीज दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें कुछ चीज दिया हुआ है, उसको सबसे पहले ले लेंगे। तो हियर गिवन इज 5m माइनस n इज इक्वल टू 3m प्लस 4n। तो यहां पे एक चीज दिया हुआ है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो जो 2m दिख रहे, 2n दिख रहे, तो mm वाले को साथ में लाता हूं, nn वाले को साथ में लाता हूं। तो यहां पे अगर मैं देखूं, ये 5m इधर ही है, ठीक है, ये 3m को इधर लाऊंगा तो -3m हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 4n इधर ही है, ये -n को उधर लेके गया तो +n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 3 यानी 2m, और 4n + n इज इक्वल टू 5n। अब मुझे क्या करता हूं, n को इधर लेके आता हूं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये m इधर ही है, ये n नीचे आया तो m अपॉन n हो गया, ये 5 उधर ही है, ये 2 नीचे आएगा, π/2 हो जाएगा, तो m/n इज इक्वल टू 5/2 आ गया। इसको मैं मान लेता हूं एक इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, हमारा m अपॉन n का वैल्यू हमें मिल गया, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं, हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्या दिया हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो m के पास स्क्वायर है, n के पास स्क्वायर है, मतलब m और n को स्क्वायर करना पड़ेगा इन शॉर्ट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, टेकिंग या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये m का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, दैट इज सेम, दैट इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है बच्चा 25 अपॉन ये n 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो गया 25 अपॉन 4। इसको भी आप चाहिए तो एक इक्वेशन नंबर 2 ऐसा मान के चलो। तो हमें m/n का वैल्यू भी पता है और m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर का वैल्यू भी पता है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो इसको देख के कुछ प्रॉपर्टी याद आ रही है जो हमने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट 4.3 में स्टडी किया हुआ है। पूरा प्रॉपर्टी था अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, और फिर एक कंपोनेंडो डिविडेंडो था। तो आपको याद होगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो में ऊपर प्लस होता है नीचे वाले के साथ, और नीचे जो होता है माइनस होता है नीचे वाले के साथ। समझ गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, समझ में आया, ये हमने दिखा दिया कंपोनेंट डिविडेंड। तो यहां पे भी मैं क्या करता हूं, अगर मुझे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करना है, यानी ऊपर वाले को नीचे के साथ प्लस करना है और नीचे वाले में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लिखना है, तो मुझे यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज अप्लाई कंपोनेंडो
डिविडेंडो, हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो इससे होगा क्या कि एक बार ये एम स्क्वायर एन स्क्वायर के साथ प्लस होगा और एक बार ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 25 एक बार 4 के साथ प्लस होगा और एक बार 25 माइनस होगा 4 के साथ। समझा, ये चीज बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। आगे क्या आएगा देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 25 प्लस 4 इज 29 अपॉन 25 माइनस 4 इज 20। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। तो जो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का जो वैल्यू था 29 अपॉन 21 ये हमारा आ गया है। अब इसके आगे ये और सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो 29 के टेबल में आता है, बिकॉज 29 इज ए प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी होता है, बस आपको बस मेहनत करना है और प्रैक्टिस करना। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जाम्पल कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, इसको अगर आप रेशियो निकालना चाहते हो, जैसे यहाँ पे फाइंड द वैल्यू पूछा है तो वैल्यू हमने निकाल दिया, लेकिन इसको अगर रेशियो के फॉर्म में भी लिखना चाहते हो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, जो कि है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 29 रेशियो 21। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो। तो जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा आप उसको उस प्रकार लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज अपॉन में होता है तो मतलब उसका रेशियो हम लिख सकते हो 29 रेशियो 21। समझा। एक और एग्जांपल है सेम इसी के रिलेटेड, जो कि है यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n। अब ये क्वेश्चन नंबर जो चल रहा है हमारा वो उसी का एग्जांपल है। तो हम लोग जो यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाला हुआ है m अपॉन n का, ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ये पहला एग्जांपल है और वो दूसरा एग्जांपल है, तो इसी का एग्जांपल है। तो हमको पता है कि ये जो मेन क्वेश्चन था इससे हम लोग को क्या मिला, m बाय n का वैल्यू 5/2 मिला हुआ है। तो वी नो, लिखेंगे हम लोग वी नो m बाय n इज इक्वल टू 5/2, ये हम लोग को पता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे m के साथ 3 है और n के साथ 4 है, तो m के साथ 3 n के साथ 4 क्या करना है, देखो यहाँ पे m के साथ 3 है n के साथ 4 है, मतलब ये 3/4 को हम लोग को क्या करना है, इस पर्टिकुलर रेशो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई 3/4 बोथ साइड। यहां पे हम लोग लिखते हैं ऐसा कि मल्टीप्लाई 3/4 बोथ साइड, दोनों साइड करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, नहीं तो एक साइड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले m अपॉन n तो था ही, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ, 3/4 के साथ। वैसे ये 5/2 है, इसके 3/4 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। क्या वैल्यू आएगा अगर आप ध्यान दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा 3m अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय n इज 4n, ठीक है, इज इक्वल टू 5 3 होता है 15 अपॉन 2 4 होता है 8। ये वैल्यू हम लोग को मिला, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को मिला कि 3m अपॉन 4n इज इक्वल टू 15 अपॉन 8। अब जो चीज हम लोग को निकालना है उस पर एक बार नजर डालेंगे, तो ये है 3m प्लस 4n और नीचे है 3m माइनस 4n, यानी 3m प्लस 4n नीचे 3m माइनस 4n। तो आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, यहां पे भी सेम हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यहां पे लिखेंगे अप्लाई कंपोनेंडो और डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ अप्लाई होगा। तो उससे होगा क्या, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने से कि ऊपर वाला एक बार प्लस होगा नीचे वाले के साथ, तो 3m प्लस 4n हो जाएगा। सेम नीचे में क्या लिखोगे, एक बार इसके साथ माइनस, यानी 3m माइनस 4n लिखोगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज 15 एक बार प्लस होगा 8 के साथ, तो ऊपर हो जाएगा 15 प्लस 8 और नीचे हो जाएगा 15 माइनस 8। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर हमारा। तो देयरफॉर फाइनल आंसर 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 15 प्लस 8 कितना होता है 23 अपॉन 15 माइनस 8 होता है 7, बराबर। ये और डिवाइड हो सकता है, 23 7 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। आ गया आंसर, खत्म कहानी। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गया, देख सकते हो कितना इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा और मेहनत करके थोड़ा ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेना है ताकि कोई गुंजाइश ना रहे। और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब चीजें ना आपका बस बाएं हाथ का खेल होता है। समझा, क्लियर, आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा का पूरा जो है वो सॉल्व करके दिखा दिया। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने बोला ये प्रैक्टिस सेट काफी लंबा है, तो हम एक और एग्जांपल लेंगे जो कि हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप नजर डालो तो ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि if a y plus z is equal to b, z plus x is equal to c x plus y and out of abc, मतलब इसमें से जो abc है नो टू ऑफ देम आर इक्वल, मतलब कोई भी एबीसी की अगर बात करो तो कोई भी दो सेम नहीं है, मतलब a इज इक्वल टू बी नहीं है, b इज इक्वल टू सी नहीं है, तो कोई भी दो सेम नहीं है। एंड शो दैट
ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये। तो जो शो करना है उसको हम थोड़ा बाजू में करते हैं, जो दिया है उस पर फोकस करते हैं क्योंकि उसी से आंसर निकलेगा। तो हमें दिया क्या है, यहां पे ध्यान तो हमें दिया क्या है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख दो। वी नो दैट यहां पे क्या दिया है, ए वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी जेड प्लस एक्स सी एक्स प्लस वाई। ये इतनी चीजें जो है हम लोग को दी हुई है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ये चीज हम लोग को दिया है। नीचे नीचे थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हम लोग को जो निकालना है उस पर अगर मैं थोड़ा नजर डालूं तो उसके नीचे ए है, उसके नीचे बी है, इसके नीचे सी है, मतलब तीनों में एक में ए बी सी आ रहा है। तो ए बी सी लाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे टर्म होने चाहिए। और पहली बात तो जो वैल्यू निकालना है मुझे वो अपॉन वाले टर्म होने चाहिए, मतलब नीचे मुझे कुछ चाहिए और ये बेचारे सब न्यूमैरेटर में दिए हुए, ऊपर वाले ही दिए हुए, नीचे वाले नहीं दिए। तो मैं नीचे वाले में क्या बनाऊं, तो नीचे वाले में बनाने के लिए मुझे कुछ तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, अब नीचे में एक में ए है बी है सी है, तो मैं क्या करता हूं, ए बी सी को मैं डिवाइड करता हूं। तो मैं लिखता हूं यहां पे डिवाइडिंग ए बी सी, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी बोथ, या फिर बोथ क्या है, ऑल साइड डिवाइडिंग ए बी सी। आप लोग ऐसा लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, डिवाइडिंग ए बी सी टू ईच टर्म, ऐसा लिखो, टू ईच टर्म। अगर हर टर्म को हम एबीसी से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस जेड जो था इसके नीचे आ जाएगा एबीसी बराबर, इज इक्वल टू बी जेड प्लस एक्स जो था इसके नीचे भी आ जाएगा एबीसी, और जो तीसरा था सी एक्स प्लस वाई इसके नीचे भी आ जाएगा ए बी सी। समझा ये चीज, हमने कुछ नहीं किया, बस एक न्यूमैरेटर था डिनोमिनेटर बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग को रेशियो में तो नीचे चाहिए ना डिनोमिनेटर, उसके लिए हमने एबीसी से डिवाइड कर दिया। तो होगा क्या इससे होगा क्या, बहुत सिंपल चीज होगा, यहाँ पे ए है और ये ए कट कर जाएगा, ये बी और ये बी कट हो जाएगा, और ये सी कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अगर आप ध्यान दो क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर सिर्फ और सिर्फ बच रहा है वाई प्लस जेड और नीचे बच रहा है बी सी। ऊपर बच रहा है जेड प्लस एक्स, नीचे बच रहा है ए और सी बराबर, इज इक्वल टू यहां पे बच रहा है एक्स प्लस वाई और नीचे बच रहा है ए और बी। समझा ये चीज, जो कट हो गया वो हट गया और जो बचा हुआ है उसको हमने लिख दिया, बस ये चीज हो गया। अब यहां पे ही कुछ हम लोग को फेरबदल करना है ताकि हम इसको कुछ तो कर सके, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस चीज को मैं एक कंडीशन मान लेता हूं कि लेट ये जो वैल्यू है पूरे के पूरे जो कि है पूरा ये लिख दो वापस, y प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी। इसको मैं मान लेता हूं, कोई भी अल्फाबेट मान सकते हो, लेकिन ए बी सी एक्स वाई का इस्तेमाल हो सकता है, तो एम मान लो, पी मान लो, के मान लो, मैं मान लेता हूं के। आप लोग भी के ही मानना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यही मेथोडोलॉजी है सिलेबस के हिसाब से। तो हम अगर बात करें कि इन तीनों को हमने के मान लिया, तो के मान लिया, इसका मतलब क्या मान लिया हमने कि हम कोई इनमें से दो अगर ले और उसको सॉल्व करें तो हमारा वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कोई भी इनमें से दो ले सकता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कोई भी मैं दो लेता हूं, ठीक है, चलो ओके, कौन सा दो लूं बताओ, सबसे पहले कौन सा दो लूं, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इन दोनों को ले लेता हूं। तो हमारा लेट्स टेक ये वैल्यू ले लेता हूं जो कि है, अब आपको पता है कि ये के सबके बराबर है, तो इन दोनों को बराबर भी के ही होगा। तो मैं ले लेता हूं लेट्स के इज इक्वल टू, जो कि मैं ले लेता हूं ये पहला जो कि है एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय ए बी, और ये इक्वल है किसके साथ, इसके साथ जो कि है जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी। इन दोनों को मैंने ले लिया, तो मैंने क्या किया है, लेट्स टेक इन दोनों को इज इक्वल टू के फॉर्म में मैंने क्या कर दिया है, ले लिया है। समझ में आ गया, ओके। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं बच्चा, जो भी मुझे पता है वो मैं अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, जो भी मुझे पता है वो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें अप्लाई कर सकता हूं। अब बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी हमने पढ़े हुए हैं, तो मैं कुछ तो अप्लाई कर सकता हूं ना। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, मुझे अगर मैं जो भी हमारा जो मेन क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मेन क्वेश्चन में मतलब जो हम लोग को निकालना है उसमें आप देखोगे कि ऊपर अगर y माइनस जेड चाहिए और नीचे मुझे b माइनस सी चाहिए, तो यहां पे b माइनस सी आ सकता है। देखो कैसे, अगर मैं a दोनों में से कॉमन निकाल दूं तो ये b माइनस सी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि मुझे इन दोनों में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस कैसे कर सकता हूं मैं, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि इसको माइनस कर दे, ऐसा कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है। इन्वर्टेंडो में है कि ये अपॉन ये माइनस होता है, या माफ करना इसमें डिविडेंडो में, तो वो प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो में हम प्लस माइनस जो करना है हमारी मर्जी से कर सकते हैं, बस ये है कि वो कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। तो यहां पे मैं ये कर सकता हूं कि k इज इक्वल टू जो था ये x प्लस वाई जो था, अगर मैं माइनस कर दूं बीच में z प्लस एक्स लगा के, मतलब हमने क्या किया, इसको इससे माइनस किया, ठीक है,
होल डिवाइडेड बाय वैसे ये ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। समझा क्या किया मैंने, इस पूरे को माइनस किया इसके साथ, और ये क्यों किया, ये हमारा थियरम ऑन इक्वल रेशियो है, थियरम ऑन इक्वल रेशियो। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको समझना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा ऐसा, तब जाके ये तीनों टर्म आएंगे। ठीक है, ओके। अब इसको मैं सॉल्व कर लूं, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x प्लस वाई माइनस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स, माइनस के साथ ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसके लिए माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे a कॉमन है मेरा तो ये हो जाएगा b माइनस सी। समझा, ये दोनों में a है ना, तो a कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा b माइनस सी। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये x और ये माइनस एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है, देयरफॉर k का जो वैल्यू है वो बच रहा है y माइनस z अपॉन a बाहर ब्रैकेट में b माइनस सी। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये पहला जो टर्म है y माइनस जेड अपॉन ए ब्रैकेट में b माइनस सी, ये हमारा आ गया है। तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। वैसे तो इक्वेशन नंबर 1 इसको मानना चाहिए आपको, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, क्योंकि ये मेन इक्वेशन है, सब वैल्यू उठाएंगे और इसमें डालेंगे। ठीक है, तो हमने एक चीज निकाल दिया, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2, इसको ब्रैकेट बना दो। एक के का वैल्यू निकाल दिया, वैसे ही हमें और 2 के वैल्यू निकालने हैं, तब जाके ये हमारे 2 और टर्म आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक निकाल दिया, y माइनस जेड निकाल दिया, अब मुझे मान लो z माइनस एक्स निकालना है। तो z माइनस एक्स निकालने के लिए यहां पे अगर आप ध्यान दो तो z माइनस एक्स कैसे निकाल सकते हो, किन 2 को लेना पड़ेगा मुझे z माइनस एक्स के लिए। अब मैंने ये और ये लिया था, अब मैं z माइनस एक्स के लिए क्या ले सकता हूं, z माइनस एक्स चाहिए। ठीक है, मतलब z होना जरूरी है। ठीक है, z होना जरूरी है, तो मैं अगर आप देखो जो तीसरा वाला वैल्यू है हमारा, ठीक है ना, z माइनस एक्स निकालने के लिए तो मुझे लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा बताओ, y प्लस जेड और z प्लस क्या लेना पड़ेगा, देखो z माइनस एक्स निकालना, ये z है, इसमें y कैंसल, x बचेगा, मतलब पहला और तीसरा लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अगर आप देखो, अगर आपको z माइनस एक्स को बनाना है तो इसमें z है, इसमें x है, तो z माइनस एक्स हो जाएगा और ये y कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब पहला वाला टर्म ले लो, तीसरा वाला टर्म ले लो और k ले लो। तो हम ले लेंगे अगला एक पेज और ले लेंगे लेट्स टेक, ऐसा लिखते हैं हम लोग, लेट्स टेक k इज इक्वल टू, क्या लेंगे हम लोग, k इज इक्वल टू y प्लस जेड अपॉन बी सी, y प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू तीसरा वाला टर्म जो कि है, कहां गया, x प्लस वाई अपॉन ए बी। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन ए बी। और ये सब आ कहां से रहा है, ये सब फ्रॉम 1 लिखते जाओ कि ये आ कहां से रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से आप बता सकते हो एग्जामिनर को कि ये मैंने लिया कैसे। अब सेम करना है, कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर दो, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस जेड, अगर मैं माइनस कर दूं इसके साथ जो कि है x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई, ये bc था, इस बीच में माइनस लगा दूं, ab कर दूं, और ये क्यों किया मैंने, सिंस थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं पार्टीशन के लिए, तो यहाँ पे भी सॉल्व हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर आप देखोगे ये k के बराबर है ना, k इज इक्वल टू, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, होल डिवाइडेड बाय b कॉमन c माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्लस y है, ये माइनस y कैंसल, तो हमारे पास k का वैल्यू मिल जाएगा, देयरफॉर k विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा z माइनस एक्स अपॉन b कॉमन c माइनस a। एंड ये आप देख सकते हो हमारा जो सेकंड वाला था z माइनस एक्स बी कॉमन सी माइनस ए, इसके जैसा दिख रहा है, तो हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 3। तरीके से हमने दूसरा वैल्यू भी निकाल दिया। ठीक है, अब मैं तीसरा लूंगा। तीसरे के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो मैंने अब क्या लिया, सबसे पहले क्या लिया था, ये दोनों लिया था, फिर उसके बाद ये दोनों लिया, तो बच क्या गया, ये दोनों बच गया, तो ये दोनों ले लेंगे। तो अगर यहां पे आप देखोगे तो z कैंसिल हो जाएगा, y माइनस एक्स या फिर x माइनस वाई आ जाएगा, तो पहले ये वाला वैल्यू ले लूंगा। तो मैं पहले ये लूंगा फिर ये लूंगा, तो ये माइनस ये करूंगा तो वैल्यू आ जाएगा। तो मैं ले लूंगा k इज इक्वल टू z प्लस एक्स, लेट्स टेक अगेन, यहां पे लिखूंगा मैं लेट्स टेक k इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू लेता हूं पहले जो कि है z प्लस एक्स अपॉन ए सी, z प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू, कौन सा वैल्यू लूंगा, पहला वाला y प्लस जेड अपॉन बी सी, y प्लस जेड अपॉन बी सी ले लूंगा। ठीक है, और ये आया कहां से, ये भी आप लिख सकते हो कि ये भी आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया, फ्रॉम 1 से आया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू, सेम मैं अप्लाई करता हूं, क्या हो जाएगा, z प्लस एक्स था, मैं बीच में माइनस का सिंबल डालूंगा और ये y प्लस जेड हो जाएगा, तब ये वाला, इसको इससे माइनस कर रहा हूं। ठीक है, वैसे ही ये AC माइनस BC हो जाएगा, और ये आया कहां से, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, थ्योरम ऑन इक्वल
ठीक है, सेम अप्लाई कर रहे हैं, जो पहला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जो निकाला सेम इक्वेशन थर्ड निकाला उसी प्रकार का ये हम लोग निकाल रहे हैं। इससे हम लोग को क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू वॉट, यहां पे आप देखोगे z प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस जेड अपॉन a कॉमन हो जाएगा इसमें, सॉरी a नहीं, क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, दोनों में c कॉमन है, अंदर बचेगा c माइनस बी, कैंसल क्या होगा, ये प्लस z है ये माइनस z है, कैंसल तो बचेगा देयरफॉर k इज इक्वल टू बचेगा x माइनस वाई अपॉन c कॉमन c माइनस बी। समझा ये चीज, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये x माइनस वाई सी कॉमन a माइनस बी जो है हम लोग को यहां पे मिल रहा है, समझ में आ रहा है, c कॉमन a माइनस बी a है, ठीक है, a माइनस बी, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब ये जितने भी वैल्यू हमने निकाले कौन से वैल्यू, k का वैल्यू y माइनस जेड अपॉन a b माइनस सी, इससे ये आ गया। फिर इक्वेशन नंबर 3 अगर आप देखोगे ये वाला वैल्यू, दूसरा वाला आ गया, तीसरा वाला आ गया। बस लास्ट में आपको एक चीज करना है, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब जो मेन इक्वेशन था इसमें सारे वैल्यू उठा के डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, k का वैल्यू हमें जो भी था वो इसमें डाल देंगे तो हमारा वैल्यू फाइनली आ जाएगा। तो पहला वैल्यू क्या था, पहला वैल्यू था जो कि ये वाला, दैट इज y माइनस जेड अपॉन a b माइनस सी, ठीक है, क्या आ जाएगा y माइनस जेड a b माइनस सी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगा z माइनस एक्स अपॉन b c माइनस a एंड दैट विल इक्वल टू दिस वैल्यू जो कि x माइनस वाई c a माइनस, दिस इज आवर फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। ये चीज हमने प्रूव करके दिखा दिया, आप देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर, बहुत इजी था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसका ये पहला एग्जांपल था, तो ऐसे और भी एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल, फिर इसके आगे भी क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं इसको हम कंटिन्यू करें अगले लेक्चर में, क्योंकि आप देख सकते हो लगभग 35 मिनट से ज्यादा हम बना चुके हैं इस वीडियो को, तो मैं और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अब इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है इसको हम लाएंगे अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 7 में। तो आप बस बने रहना हमारे साथ, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो ये कैसा लग रहा है आप लोग को जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मेहनत के लिए, हमारे इतने एफर्ट्स के लिए लाइक जरूर से करें, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।